एवरीवन, आशा करता हूँ आप घर में सब अच्छे होंगे। आज हमारे हिंदी की क्लास थोड़ी लेट हो गई। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं 25 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, 2022 के लिए 20 दिन से कम बाकी हैं, तो आप पूरी मेहनत कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? वियोग की कितनी दशाएँ मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएँ मानी गई हैं? तो वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं? ऑप्शन क्या क्या है? 8, 6, 10 कि 4? उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका कमेंट बॉक्स देखा जा रहा है। कल से क्लासेस उसी टाइम पे होंगी, तो ध्यान दीजिएगा और कॉपी लेकर बैठिए। तभी जो भी प्रश्न आपको टफ लगते होंगे तुरंत लिख लीजिएगा। जैसे शायद इसका उत्तर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी है वो तो ठीक है, लेकिन कौन कौन सी हैं ये भी हमें लिखना है, तो वो मैं बताऊँगा। पहले आप उत्तर लिखते रहिए कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। कि 8 मानी गई हैं तो नहीं, क्या 6 मानी गई हैं तो नहीं, क्या 4 मानी गई हैं तो नहीं, कितनी मानी गई हैं? 10 मानी गई हैं। और 10 कौन सी हैं मैं बता देता हूँ। 10 पहली आपकी क्या है? अभिलाषा, दूसरी चिंता, इसी तरह स्मृति, उद्वेग, गुण, कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। तो ये 10 दशाएं मानी गई हैं कौन सी श्रृंगार की? वियोग श्रृंगार की। अब आ जाते हैं हमारे कौन से प्रश्न पर? दूसरे प्रश्न पर। क्या कह रहा है? ये क्या है? ये एक आपका रस पहचानने क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है? बौरों सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी, सरथही बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरही समर्थी। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? तो यहाँ रस आपको बताना है, सोच समझ के पढ़ी बताइएगा। क्या क्या ऑप्शन है इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है? अद्भुत, दूसरा करुण, तीसरा वीर और चौथा रौद्र। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए। आपके सामने ये आपको दिया गया है स्ट्रेट पूरी लाइन, तो उसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। 4 है ऑप्शन, अद्भुत, करुण, वीर और रौद्र। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा इसके अंदर कौन सा उदाहरण है। ठीक है, क्या उत्तर होगा इसका? किस रस का उदाहरण है? तो ना ही ये क्या है, ना ही आपका ये अद्भुत है, ना ही करुण है और ना ही आपका वीर है। फिर क्या उत्तर है? रौद्र। यहाँ रौद्र रस है। कैसे है देखते हैं। दी गई पंक्तियों में रौद्र रस का उदाहरण है जहाँ किसी विरोधी, दुष्ट, अपकारी आदि के कार्य या चेष्टाओं से क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए, वहाँ क्या होता है? रौद्र रस होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? आपका क्रोध स्थायी भाव है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न क्या कहता है? उप विराम का चिन्ह क्या होता है? उप विराम का चिन्ह क्या होता है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब इनको मैं पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन हाँ यहाँ एक डॉट है। ठीक है, 2 डॉट हैं, सॉरी। फिर ये है, फिर ये है और फिर ये है। तो बताइए यहाँ उप विराम कौन सा है? सोच समझ कर बताइएगा। उप विराम, तो अगर आप उत्तर कौन सा लगा रहे हैं? ये वाला तो गलत, ये वाला तो गलत, ये गलत तो बहुत ही गलत है अगर ये लगा रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा आपका उत्तर? ये होगा उप विराम। ठीक है, अल्प विराम और उप विराम में ध्यान रखिएगा। अल्प विराम क्या होता है? आपका एक छोटा सा ये होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉमा। ठीक है, अल्प विराम आपका कॉमा होता है। तो अल्प विराम और उप विराम में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। ध्यान से पढ़िए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? काल, काल मतलब समय। क्या है काल का अर्थ? क्या है? समय। ठीक है, किस समय के आपके कवि हैं? तो ऑप्शन में क्या है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर से पढ़ दे रहा हूँ ऑप्शन। 4 ऑप्शन है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो उत्तर सोच के बताइए। उत्तर बहुत सरल है मेरे हिसाब से, आपको आता होगा अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, जो कर रहे हैं आप लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा? ना ही आदिकाल, ना ही रीतिकाल, ना ही आधुनिक काल, भक्तिकाल उत्तर आपका होगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि भक्तिकाल के संत कवि हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात है अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कहता है? अजंत के लिए सही संधि विच्छेद बताइए। क्या बताना है? अजंत के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। तो पहला ऑप्शन है अजा धन अंत, दूसरा ऑप्शन है अज धन अंत, तीसरा ऑप्शन है अच धन अंत और चौथा ऑप्शन है अज अज धन अंत। सोच समझ के बताइए कि अजंत शब्द के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, सोच समझकर एकदम ध्यान से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो अगर आप कौन सा लगा रहे हैं उत्तर? क्या आप पहला लगा रहे हैं कि दूसरा लगा रहे हैं कि तीसरा लगा रहे हैं? सोच समझ के बताइए। तो अगर आप पहला लगा रहे हैं तब भी गलत है, अजा धन अंत।
दूसरा भी अज धन अंत और तीसरा लास्ट भी अज धन अंत, ठीक है। अच्छा, उत्तर क्या होगा? अच धन अंत होगा, ठीक है। तो अजंत शब्द के लिए संधि विच्छेद अच धन अंत है। यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि हो रही है? यहाँ व्यंजन की संधि हो रही है। जहाँ किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा कोई स्वर आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ण में बदल जाता है। जैसे चा, जैसे यहाँ चा लगा है ना, देखिए छोटा सा चा धन चा और हलंत लगा है, ठीक है, हलंत वाला चा, और आ लग गया है, यहाँ पहला आ लग गया है, तो ये क्या बन गया? ज बन गया, ज। तो आपका चा क्या है? च वर्ग का पहला वर्ण है, और आ क्या है? स्वर है, तो बन क्या गया? च वर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण बन गया, चा से जा बन गया, चा धन अ क्या बन गया? जा। चलिए आते हैं अपने छठवें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? उत्तर सोच समझ के दीजिएगा। जो भी प्रश्न आपका नहीं होता है उन्हें तुरंत लिख लीजिए। अगले दिन से क्लास हमारी हिंदी की 12 बजे ही रहेगी। आज के लिए क्या किया जाए, माफ़ी मांग रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगली क्लासेस जो होंगी वो टाइम पे होंगी। और वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए ना, तभी सब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सब का पानी में है। आप बहुत अच्छे हैं कि बहुत कम है ये पता नहीं चलेगा। कुएं के मेंढक बिल्कुल ना बने, इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी। यहाँ टेलीग्राम चैनल पर भी 9 बजे सुबह और 7 बजे शाम को टेस्ट होता है, वहाँ भी दीजिए। जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं आप दीजिए। अब सिर्फ टेस्ट देना है आपको, कुछ नया पढ़ना नहीं है। जो प्रश्न कठिन है उनको लिख लीजिए और उनको ध्यान से बार बार पढ़ते रहिए, बस। और अब कुछ नई थ्योरी आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए गलत होगा, ठीक है। अब सिर्फ प्रश्न लगाइए, जितने भी प्रश्न हो सके। हम लोग लगवा ही रहे हैं भाई, 25 आप मॉक टेस्ट इतने हो रहे हैं, आपका टेलीग्राम पे हो रहे हैं, तो इतना लगाना है बस आपको। सावधानी से उन्हीं को पढ़ते रहना है और कुछ अब नहीं करना है अपनी। और दूसरा ध्यान एक चीज़ दीजिएगा, हेल्थ पर भी, क्योंकि गर्मी आ रही है अभी, अचानक से हेल्थ आपकी ना बिगड़े। हेल्थ पर भी अच्छा रखिए, पानी वानी ज़रूर पीते रहिए। तो छठवां प्रश्न क्या था, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो क्या नदी, प्रत्येक, साधु की घर? सोच के बताइए। सदैव एक वचन पूछा गया है, सदैव एक वचन मतलब हमेशा एक वचन ही रहता है। कौन सा ऐसा यहाँ उत्तर होगा? सोच के बताएं। तो क्या नदी है? बिल्कुल नहीं। साधु है? बिल्कुल नहीं। घर? बिल्कुल नहीं। क्या उत्तर होगा? प्रत्येक, ठीक है। अब आते हैं अपने सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? क्षणिक का अर्थ मैं बता दूं क्या? आता है क्या? चलिए क्षणिक का उत्तर बताइए। क्षणिक का अर्थ क्या होता है मुझे जल्दी बताइए, 5 सेकंड देता हूँ। क्षणिक का अर्थ क्या होता है पहले वो बताइए, तभी तो हम लोग विलोमार्थी बात कर पाएंगे। क्षणिक का अर्थ क्या है? उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आ गया होगा उत्तर। जी जी हाँ, करते रहिए कमेंट बॉक्स में, उत्तर दिख रहे हैं जी। तो क्षणिक का अर्थ क्या है? कि तुरंत, कुछ समय के लिए, एकदम छोटे समय के लिए क्षणिक हो जाए, कुछ तत्रित हो जाए, जैसे बोलते हैं कि कुछ भी समय नहीं लगा, ठीक है। तो क्षणिक का क्या आपका विलोमार्थी होगा? क्या अक्षमय होगा, कि शाश्वत होगा, कि पल होगा, कि मणिक होगा? सोच समझ के बताइए। तो क्षणिक क्या होता है? कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए मतलब क्या? बहुत छोटे समय के लिए। और आपका कौन सा उत्तर? शाश्वत जो होता है वो क्या होता है? उसका विलोमार्थी होगा जो हमेशा के लिए, बहुत शाश्वत मतलब जो कभी खत्म ही ना हो, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत। तो क्षणिक का विलोमार्थी क्या है? शाश्वत। नहीं आता था तो लिख लीजिएगा ध्यान से। अब आ जाते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अपने 8वें प्रश्न पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का विलोमार्थी क्या है? क्या शौर्य है, कि उपहास है, कि रुदन है, कि हास है? हास्य का भी अर्थ आपको पता ही होगा, हास्य का तो पता होगा मुझे उम्मीद है पूरी। हास्य का अर्थ होता है कि हंसी, थोड़ा सा जो खुश है। तो उसका शौर्य होगा तो नहीं। क्या उपहास होगा? नहीं। क्या हास होगा? नहीं। तो क्या होगा? रुदन। रुदन मतलब रोना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अपने 9वें प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न कह रहा है निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक जिसका कोई अनिश्चय मतलब क्या? जो निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक का क्या क्या ऑप्शन में है? मैं, वह, जो, कोई। बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं, वह, जो, कोई, जल्दी बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सूचक कोई शब्द है, ठीक है। क्या है? कोई। नहीं मैं, भाई मैं तो मुझे पता ही है कौन है, वाह वो भी पता है, और जो वो भी पता है, लेकिन कोई मुझे अनिश्चयवाचक है, ठीक है। जैसे दरवाजे पर कोई है, जैसे कोई है, डराना नहीं, डराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न क्या कहता है? उपयुक्त के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। उपयुक्त जो है, उपयुक्त मतलब है उपयुक्त का संधि विच्छेद करना है। तो क्या है? उपरो धन उक्त, ऊपर धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन, ये क्या है? ऊपरी है, और ये है ऊपरी धन उक्त, ठीक है। तो चारों ऑप्शन एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ। उपरो धन उक्त, ऊपर धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त। तो क्या उत्तर होगा? सोच समझ कर बताइए।
उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा? नहीं। क्या ये होगा? नहीं। उत्तर क्या होगा? ये ऊपरी धन उक्त इसका उत्तर होगा। यह यण संधि का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। यण संधि, यण संधि क्यों है? क्योंकि इसका जो ई है, इसका जो ई है, ऊपरी का छोटा जो आपका ई है, और आपका उक्त का जो ऊ है वो क्या बन गया? यू बन गया। क्या बन गया? यू बन गया। तो एक ऐसा संधि है, यण संधि है। इससे पहले क्या आया था आपका? वो संधि भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, व्यण संधि। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न। क्या कह रहा है? दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में विकल्पों में से कौन सा है? तो ये उत्तर सरल है लेकिन आसान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, अब गलत करने की चांसेस बढ़ जाती हैं, तो इसको सोच समझ के पढ़िए। दुम दबाकर भागना क्या है? क्या डरा कर भागना, कि बिना डर के भागना, डर कर भागना, डर कर भगाना? तो क्या होगा इसका उत्तर? अब यही होता है कि कभी कभी होता है डर कर भगाना ही लगा देते हैं लोग, या कभी कभी डरा कर भगाना लगा देते हैं, तो सोच समझ कर बताइएगा। हाँ, तो इसका क्या उत्तर होगा? डर कर भागना। छोटी सी गलती आप होगी, ये लगाएंगे गए, ये लगाएंगे ये गए, ये लगाएंगे ये गए, सब में बहुत छोटा सा अंतर है। सोच समझ के, इसलिए अपनी इसको बोलते हैं पढ़ने की जो स्किल है, रीडिंग स्किल है, इसको भी सुधारिए। प्रश्न पढ़ें, पहली बार में समझें। अगर आप 2 बार में ये प्रश्न समझ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी अभी समझने की शक्ति कम है। उसको बार बार बढ़ाएंगे। जब हम लोग प्रश्न करते हैं तो उन्हीं को, इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि आपको पता चले कि सही शब्द का उच्चारण क्या है। उच्चारण बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डर कर भागना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भाई ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान का जो बहाव है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे उत्तर निकले। ज्ञान अच्छी बात है, ज्ञान होगा ही, भाई ग्रेजुएशन वाले हैं आप, लेकिन उसको सही तरीके से उपयोग करना भी तो ज़रूरी है। वही आप यहाँ कर रहे हैं मॉक टेस्ट के दौरान। चलिए बातें अपने 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या है? कौन सा वाक्य सातत्यत्वबोधक भविष्य काल में है? अब देख लीजिए, कठिन प्रश्न है ये, सोच समझ के बताइएगा। सातत्यत्वबोधक भविष्य काल में है कौन सा वाक्य? तो क्या क्या ऑप्शन है? जवान देश की सेवा करते रहेंगे, शायद विनोद चला गया, मैं लखनऊ जाऊंगा, कृष्ण मुरली बजाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सोच के बताइए, सोच के बताइए। सातत्य बोधक भविष्यकाल कौन सा होगा? सोच के बताइए। क्या शायद विनोद चला गया? नहीं। क्या मैं लखनऊ जाऊंगा? नहीं। कृष्ण मुरली बजाएगा? नहीं। तो उत्तर क्या होगा? जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ये सातत्य बोधक क्या है कि जो आपका एक बोध कराता हो, किसका? फ्यूचर में भी वो चीज़ होती रहे ना। जैसे आपका सूरज कहाँ से? ईस्ट से ही निकलेगा, तो अब ये सातत्य बोधक भविष्य काल में ही आएगा, ठीक है। या एक ऐसे सेंटेंस में आएगा जो सच बात है, ठीक है। जवान देश की सेवा करते रहेंगे, तो करते रहेंगे भाई, सही बात है, और भविष्य में भी करते रहेंगे। अब आते हैं अपने 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न क्या कहता है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो सरस्वती है, लक्ष्मी है, गंगा है, यमुना है। सोच के बताइए। 10 सेकेंड आपको, 5 सेकेंड दे रहा हूँ, सोच के बताना है आपको कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची मतलब जिनका क्या है अर्थ एकदम सेम हो। समानार्थी भी बोलते हैं पर्यायवाची को, जैसे विलोमार्थी को विपरीतार्थी बोला जाता है। तो इसी तरह कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सोच के बताइए। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। सोच के बताना है आपको। अगर उत्तर लगाया है आपने क्या, लक्ष्मी, तब गलत है, सरस्वती तब भी गलत है, गंगा तब भी गलत है। उत्तर क्या होगा इसका? यमुना, ठीक है। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची यमुना है, ठीक है। अब आते हैं अपने 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न क्या कहता है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द क्या होगा? अनेक शब्द का एक शब्द पूछा गया है। क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए क्या है? तो आर्तिशोक्ति, अर्तिशोक्ति, अर्तिशोक्त, अर्तिशोक्त, ठीक है, अतिशोक्ति, ठीक है। तो पहला क्या है? फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अतिशोक्त, अतिशोक्ति, अतिशोक्त और अतिशयोक्ति, शोक्ति, ठीक है। तो बहुत माइन्यूट छोटे छोटे डिफरेंस है, पकड़ना आपको है, ध्यान से देखना आपको है, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ाकर के बात के लिए शब्द क्या होगा? तो ये जो रा लग गया है यही आपका री लग गया है, यही आपको गड़बड़ कर रहा है। तो तीनों ऑप्शन गलत होंगे। क्या होगा? अतिशयोक्ति आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 15वें प्रश्न पर। जितने भी प्रश्न हुए हैं 15 में से आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए 15 में से कितने सही हुए हैं। उम्मीद है कि 10 से 12 से ऊपर आपके सही होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं 15वें प्रश्न पर। क्या है? और जो गलत हो रहे हैं, ऐसा नहीं भाई गलती तो इंसान से होगी, जो गलत हो रहे हैं उन्हें ज़रूर कॉपी में लिखिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आ गए हैं, चैटिंग करिए। चैटिंग आप अभी यहाँ नहीं करिए, आप सिर्फ यहाँ उत्तर दीजिए। चैटिंग अपना टेलीग्राम जहाँ भी आप करना चाहते हैं वहाँ करिए। यहाँ आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं, एकदम मॉक टेस्ट देने आए। मॉक टेस्ट में बात करेंगे क्या? जब पेपर देंगे तो बात करेंगे क्या? पकड़ लिए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पकड़ा नहीं जाना है आपको। आपको अच्छे से सिर्फ पेपर पे फोकस करना है। अपना फोकस सिर्फ
प्रश्न पर है। प्रश्न क्या है? विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्ण से उत्पन्न होता है। विकृत आकार वेश बोली चेष्टा 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 व्यवहार आदि से वर्ण उत्पन्न होता है। कौन सा? हास्य रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस। सोचिए क्या होता है। तो विकृत आकार होगा, वेश होगा, बोली होगी, चेष्टा होगा, व्यवहार होगा। इससे क्या होता है? क्या शांत रस होता है? क्या रौद्र रस होता है? क्या कि करुण रस होता है? क्या तो ये तीनों नहीं होते हैं। कौन सा होता है? हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न का मतलब क्या है? पैदा होता है, बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न में? 16वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है प्रश्न? निम्नलिखित में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? तो लंबाई है, बुढ़ापा है, समझ है, शांत है। सोच के बताइए निम्नलिखित में विशेषण क्या है। विशेषण की बात पूछी गई है। तो क्या लंबाई है, क्या बुढ़ापा है, कि समझ है, कि शांत है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ना लंबाई, ना बुढ़ापा, ना समझ, क्या होगा? शांत। तो शांत शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लंबाई, बुढ़ापा व समझ भाववाचक संज्ञा। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो थे ये भाववाचक संज्ञा है और शांत आपका क्या है? एक गुणवाचक संज्ञा है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या कहता है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं का यति होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्या उन्हें सवैया बोलते हैं, कि रोला बोलते हैं, कि हरि गीतिका बोलते हैं, कि दोहा बोलते हैं? सोच के बताइए। किस छंद के चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 14-14 और या 16-12 होती हैं? भाई 14 + 14 भी 28 है और 12 + 16 भी 28 है। तो इस तरह की मात्राओं पर अगर यति में होती हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? सवैया, रोला, हरि गीतिका व दोहा क्या बोला जाता है? अब देखिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और ये कठिन है लेकिन ये आएंगे। तो सोच के बताइए क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर क्या होगा? हरि गीतिका। ठीक है, हरि गीतिका मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-12 या 14-14 मात्राओं के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में गुरु का होना अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। क्या है? कहता है 18वां प्रश्न, निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना इनमें से शब्द कौन सा है? तो सोच के बताइए भाई। पहला क्या है? पापी, दूसरा क्या है? निष्पाप, फिर क्या है? नीशा, फिर क्या है? पाप। तो सोच के बताएं इसमें से उपसर्ग से बना कौन सा है? निश उपसर्ग से बना कौन सा है? तो पापी तो बिल्कुल नहीं है, ना ही पाप है। अब बचा नीशा और निष्पाप। तो सोच के बताइए क्या उत्तर होगा। अगर आप लगा रहे निशा तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। उत्तर क्या है? निष्पाप, बी उत्तर होगा इसका। चलिए निष्धन पाप इसका उत्तर है। अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या कहता है? सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। व्यालु, भुजंग, उरग। व्याल, भुजंग, उरग। व्याल, भुजंग, उर्गु। व्याल, भुजंग, उरग। तो सोच के बताइए। अब यहाँ याल है, याल आखिरी ऑप्शन में याल है और बाकी में व्याल है। व्याल, व्यालु, व्याल, व्याल, भुजंग, 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 भुजंग। देखिए भुजंग तो चारों में है तो भुजंग तो सर्प का पर्यायवाची है ही है। देख रहे हैं ना, भुजंग, भुजंग, भुजंग। इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फिर उरग आपका 3 में है। ठीक है, व्याल आपका 2 में है, व्यालू आपका 1 में है और व्याल 1 में है। तो इस तरह आपको दिमाग बिठाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक भी बैठाना पड़ेगा। तो सर्प के लिए सही पर्यायवाची पंक्ति कौन सी है? आपका उत्तर क्या होगा? व्याल, भुजंग और उरग होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया, व्याल, भुजंग और उरग। मुझे उम्मीद है कि आपने यही प्रश्न का उत्तर लगाया होगा। आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? नीलकंठ में से निम्न से कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? पिछली बार हमने किया था लंबोदर का, इस तरफ क्या गया है? नीलकंठ का। तो नीलकंठ का क्या है आपका समास? कौन सा प्रयोग हो रहा है? तो क्या कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कि बहुव्रीहि समास है? सोचकर बताइए, सोचकर बताइए आप। नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है? क्या कर्मधारय है, कि तत्पुरुष है, कि बहुव्रीहि है, कि द्विगु है, कि समास है? पिछली क्लास में हमने बात की थी आपकी कौन से समास की? हमने समास नहीं, हमने कौन से शब्द की बात की थी? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। इसी तरह नीलकंठ का क्या है? सोच के बताइए। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है, बहुव्रीहि है। तो क्या उत्तर होगा इसका? क्या उत्तर है? सोच के बताइए।
सोच के बताइए, क्या इसमें तत्पुरुष है? तो नहीं। क्या द्विगु है? तो बिल्कुल नहीं। क्या कर्मधारय? नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव में तीसरा पद महादेव प्रधान है, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा अगर आपने उत्तर सही दिया है तो। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, मानी है? भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार पूछा गया है, और किसी के अनुसार नहीं कि आपकी बुक में क्या बोला जाता है। भरत मुनि के अनुसार कितनी संख्या है किसकी? रसों की। तो क्या 8 है कि 11 है कि 10 है कि 9 है? 8, 11, 10 और 9 कौन सी होगी? सोच के बताइए। भरत मुनि के अनुसार पूछा गया, और किसी के अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं, मेरे अनुसार नहीं, भरत मुनि जी के अनुसार कौन कितने हैं? तो क्या 11 माना गया है? तो नहीं। क्या 9 माना गया है? तो नहीं। क्या 10 माना गया है? तो नहीं। कितने माने गए हैं? 8। कौन कौन से माने गए हैं? तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। तो इन्होंने कौन सा नहीं माना? शांत रस को इन्होंने नहीं माना है रस। ठीक है, भरत मुनि जी ने। चलिए, उत्तर सही लगाया होगा, उम्मीद है मुझे। अब आ जाते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना है। कौन सा शब्द? तत्सम शब्द को पहचानना है। तो मतलब क्या कि 4 ऑप्शन है, इसमें एक तत्सम है, एक, तो उनको ध्यान से देखिएगा। तत्सम तद्भव शब्द आ ही रहे हैं, इनकी गारंटी मैं ले नहीं सकता, सर लेंगे, मतलब पूरी गारंटी है। ये प्रश्न आ रहे हैं, इनकी कोशिश करनी है आपको बस। अब यही प्रश्न नहीं आ रहा है, इसकी तरह आ रहे हैं, तो क्या करना है? आपको समझना है कि इस तरह के प्रश्नों में कैसे पहचाना जाता है। जितने भी आपने प्रश्न किए हैं पिछले मॉक टेस्ट में, उनको आपको एक कॉलम बना के लिखिए कि भाई एक प्रश्न आता ही आता है, या 1 से 2 प्रश्न आते हैं। पर्यायवाची विलोमार्थी का शब्द आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अलंकार का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समास का 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। त्रुटि अशुद्ध शब्द का आएगा ही आएगा। वर्तनी का। तो ये प्रश्न आप खुद करते करते ही समझ रहे होंगे कि आ गया है। तो इसका पैटर्न को समझिए। ठीक है। और जितने प्रश्न हो रहे हैं, जो भी गलत हो रहे हैं, जो सही भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है तुक्का भिड़ गया गलती से, तो उन्हें भी लिखिए। मतलब अपने से ईमानदारी बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो क्या प्रश्न है? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का पहचानना है। तो कारण, लोहा, बंदर, दूध। क्या उत्तर होगा? सोच के बताइए। कारण, लोहा, बंदर, दूध। तो क्या दूध है? तो नहीं। क्या लोहा है? तो नहीं। क्या बंदर है? नहीं। कारण आपका तत्सम शब्द है। तो ठीक है, कारण क्या है? आपका तत्सम शब्द है। लोहा, लोह, बंदर, वानर, दूध, दुग्ध आदि तत्वों हैं। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? बाकी तत्वों हैं। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं आपके 23वें प्रश्न पर। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय क्या होता है? आगे लगता है कि पीछे? सोच के बताइए। मिलाप जो है, मतलब या कोई प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं। आप देखिए, बेसिक आधे बच्चे, मैं कह रहा हूँ, आपको लगता नहीं है, ये बात बार हो चुकी है। फॉर्म भरते हैं 100, पढ़ते हैं 50, सही से पढ़ते हैं 25, और उसमें भी मन लगा के पढ़ते हैं 10, निकलता है 3 का। तो इस तरह का रूल है, और आप वो 3 बच्चों में हैं। 3 बच्चों इन द सत। अब भाई आप जानते हैं कितने लोगों ने किया है? 5 से 6 लाख लोग भरते हैं फॉर्म, उसमें से कितने आते हैं, कितना पढ़ते हैं सही से। तो ये सब ध्यान आपको देना है, सही से पढ़ना है आपको। ठीक है। तो पहले यही बताइए कि उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे कि आगे? सोच के बताइए। तो प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है। अब ये बहुत बेसिक है, लेकिन आधे बंदे पेपर देने के समय नहीं मालूम है। आपको ये लगता है कि भाई हवाई बातें करने वाले बहुत मिलेंगे आपको। आप ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, खुद आप आंसर दे रहे हैं, तो आप एकदम सही हैं, और ईमानदारी का फल आपको मिलेगा। 20 दिन बाद पेपर देंगे, आपको मज़ा आएगा पेपर देते वक्त। ठीक है। चलिए, तो क्या है? मिलाप शब्द का कौन सा प्रत्यय है? क्या मिल है कि आप है कि अप है कि लाप है? तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। भाई मिल जो है वो आगे है, तो ये तो उपसर्ग हुआ ना, तो ये तो नहीं होगा। भाई लॉजिक ही, अगर आपको पता है कि उपसर्ग आगे लगता है, तो ये तो नहीं हो गया, कट गया ना। 4 में से 3 ही बचे। अब सोच लीजिए, एक है अप, एक है लाप, और एक है आप। तो सोचिए अब कौन सा होगा? अब बताना है, यहाँ थोड़ा सा लगाइए दिमाग। तो क्या आप होगा? तो नहीं। क्या अप होगा? नहीं। तो क्या होगा? लाप। ठीक है। तो मिलाप का संधि विच्छेद क्या होता है? मिल धन आप, मिलाप। ठीक है। इसका प्रत्यय क्या है? लाप। उपसर्ग क्या होगा? मिल होगा। बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने 24वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है? दीर्घ तथा विवृत। ठीक है। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है? दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, आ। फिर से पढ़ देता हूं। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, आ। सोच के बताइए। तो दीर्घ हो तथा विवृत हो, ऐसा कौन सा है? तो क्या ए है? तो नहीं। क्या आ है? नहीं। आ तो भाई दीर्घ ही नहीं है, और ए भी नहीं है। औ दीर्घ है लेकिन विवृत नहीं है। जिसका उच्चारण में मुख खुला हुआ हो और जीवा नीचे पड़ी रहे, उसे क्या बोलते हैं?
उस स्वर को विवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, मुख खुला है आ और जीवा नीचे पड़ी है तो आ एकदम क्या है, विवृत है। ध्यान रखिएगा विवृत क्या होता है। अब आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। वीडियो आपने अभी तक लाइक कर दी होगी, अपने दोस्तों को शेयर कर दी होगी, जिन जिन ग्रुप में जुड़े हैं उनमें शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा। अभी 25 आखिरी प्रश्न हैं, ये पढ़ते रहिए, मैं अभी पढ़ूंगा और 25 प्रश्न में आपने कितने सही हुए ये भी बताइए। ठीक है, टाइमिंग क्लासेस की वही रहेगी 12 बजे। बाकी आपका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 9 AM सुबह और 7 PM शाम को टेलीग्राम पे भी आपका टेस्ट होता है, उसको भी देखते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है। आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि उपेंद्र वर्जा किस प्रकार का छंद है? तो मात्रिक सम छंद है, वणिक छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है, विषम छंद है। प्रश्न कठिन है लेकिन आएगा तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से उत्तर दे के ही करेंगे। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं फिर से एक बार पढ़ देना प्रश्न। उपेंद्र व रजा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक सम छंद है, वणिक छंद है, मात्रिक अर्ध सम छंद है, विषम छंद है। तो उपेंद्र व्रजा वणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। तो उत्तर क्या हो गया इसका? इसके प्रत्येक वर्ण में कैसा छंद है? ये वणिक छंद है, वणिक छंद। ना ही मात्रिक है, ना ही मात्रिक अर्धसम है, ना ही विषम है, तो ये वणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण तथा 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी जितना भी पढ़ा है प्रश्न को वापस रिवाइज करिए और आराम करिए।